दोस्तों, दुनिया की नजरें इस वक्त नेपाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आमतौर पर हमने देखा है कि राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र की रोशनी फैलती है, लेकिन नेपाल में हालात बिल्कुल उलट हो रहे हैं। वहां लोकतंत्र ढलान पर है और राजशाही फिर से अपने कदम जमाने को तैयार दिख रही है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह जो शख्स नजर आ रहा है वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं। वही ज्ञानेंद्र जिनके पूर्वजों का कभी पूरे नेपाल पर राज हुआ करता था। उन दिनों नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जहां राजशाही की जड़ें गहरी थीं। लेकिन फिर कम्युनिस्ट ताकतों ने सत्ता का संतुलन बदल दिया और राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज 19 साल बाद नेपाल की सड़कों पर एक नया नारा गूंज रहा है। महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। लोग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं और इस आग को हवा देने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हाल ही में हुआ है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की राजनीति में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ पहुंचे थे। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी मीडिया में आईं, लेकिन कोई खुलकर यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। नेपाल में करीब 81% हिंदू आबादी है और वहां योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। नेपाली मीडिया इस मुलाकात को इसी नजरिए से देख रही है, क्योंकि नेपाल का राज परिवार वर्षों से गोरक्ष पीठ से गहरा संबंध रखता आया है। दोस्तों, यह महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि नेपाल के बदलते राजनीतिक माहौल की ओर एक इशारा था। यह वही नेपाल है जहां 19 साल पहले राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र का परचम लहराया गया था। लेकिन अब जनता की आवाज कह रही है, राजा वापस आओ। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल में सच में लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही लौटेगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक लहर है जो समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी? दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा नजारा पिछले 19 सालों में कभी नहीं देखा गया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे और उनका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। अब हैरानी की बात तो यह है कि नेपाल में आज तक किसी भी राजनेता को इतना प्यार नहीं मिला, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे हों या उनसे पहले की कोई सरकार। उनकी किसी भी रैली में इतनी भारी भीड़ कभी नहीं जुटी। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, नेपाल की आबादी ही इतनी बड़ी नहीं है, और दूसरी, जो लोग हैं भी वो छोटे छोटे गांवों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। फिर भी अगर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हुई तो इसका मतलब साफ है, नेपाल की जनता के दिल में कुछ बड़ा चल रहा है। नेपाल की सरकार के लिए यह नज़ारा किसी झटके से कम नहीं था। इतने लोग आए कहां से? इतनी भारी भीड़ आखिर क्यों उमड़ पड़ी? सवाल उठने लगे कि क्या जनता सच में लोकतंत्र से ऊब चुकी है? क्या नेपाल में राजशाही की वापसी की लहर तेज हो रही है? अब जरा गौर करिए। सिर्फ राजा की वापसी ही नहीं, नेपाल की गलियों में एक नया नारा भी गूंजने लगा है। वापस आओ, देश बचाओ, महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। यह नारा धीरे धीरे नेपाल के हर कोने में सुनाई देने लगा है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, सिर्फ नारे लगाने और भीड़ इकट्ठा करने से कहीं राजशाही लौट आती है? क्या लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। नेपाल की सरकार और नेताओं को अब साफ दिखने लगा है कि जनता का रुझान किस ओर जा रहा है। अगर आपको यकीन न हो तो जरा इतिहास पर नजर डालिए। 2006 में नेपाल से राजशाही का अंत कर दिया गया और 2008 में नया संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? तब से अब तक नेपाल में 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। सोचिए, 13 बार। आज की सरकार भी किसी ठोस जन समर्थन पर नहीं टिकी, बल्कि सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल रही है। और अब सवाल यह है कि क्या नेपाल की जनता फिर से अपने पुराने दौर को लौटाने के लिए तैयार हो रही है? यही सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। क्या नेपाल में सच में लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही लौटेगी?
या फिर यह सिर्फ जनता की नाराजगी का एक अस्थायी रूप है? दोस्तों, अगर नेपाल के आर्थिक हालात और बीते सालों का लेखा जोखा देखा जाए तो कहानी खुद ब खुद बयां हो जाती है। 1990 में नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ 16,769 रुपये थी, जबकि भारत की 32,145 रुपये तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वक्त बदला और 2019 में तस्वीर एकदम बदल गई। नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर 93,554 रुपये तो हुई, लेकिन भारत ने 1,83,440 रुपये तक छलांग लगा ली। अब बड़ा सवाल ये है कि नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी रफ्तार भारत से इतनी पीछे रह गई? जवाब साफ है, भ्रष्टाचार, महंगाई और अस्थिर सरकारें। हर बार एक नई सरकार आई, लेकिन जनता के हालात जस के तस रहे। इसके ऊपर भारत से बिगड़ते रिश्तों ने आग में घी डालने का काम किया। खास तौर पर मधेश बॉर्डर इलाके के लोग, जो भारत के साथ घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े रहे हैं, अब परेशान हैं। इन इलाकों में आवाजें उठने लगी हैं कि नेपाल जिस राह पर चल रहा है वह उसे और संकट की ओर धकेल सकता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद बौखलाहट में आ गए हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो आंधी में दिया बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर राजा ज्ञानेंद्र को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। सोचिए दोस्तों, अगर एक प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी मुकाबले की बात कहे तो इसका मतलब यही है कि उसके मन में कहीं ना कहीं डर जरूर बैठ चुका है। ये डर इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में जनता की नब्ज अब बदल रही है। अब जो बात सबसे अहम है वो ये कि नेपाल फिर से अपने हिंदू राष्ट्र के टैग की ओर बढ़ता दिख रहा है। राजा ज्ञानेंद्र पहले ही साफ कह चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए अब इस मुद्दे पर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजरें गड़ी हुई हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे CNN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यूज प्लेटफॉर्म्स लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज तक दुनिया ने सिर्फ यही देखा कि राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन पहली बार नेपाल में लोकतंत्र कमजोर पड़ता दिख रहा है और राजा की वापसी की संभावनाएं तेज हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ज्ञानेंद्र सत्ता में आते हैं तो किस रूप में आएंगे? क्या वे फिर से एक संपूर्ण राजा बनेंगे या लोकतंत्र और राजशाही का कोई नया संतुलन बनेगा? तो दोस्तों, अब नेपाल के सामने दो रास्ते हैं। पहला, राजा ज्ञानेंद्र चुनाव लड़ें, जीतें और प्रधानमंत्री बनकर सत्ता संभालें। दूसरा, वो सीधे ही सत्ता परिवर्तन कर फिर से नेपाल के राजा के रूप में शासन करें। लेकिन रास्ता चाहे कोई भी हो, एक बात अब साफ दिख रही है, नेपाल में चीन समर्थक ताकतों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों की पकड़ अब कमजोर पड़ती जा रही है। बीते 19 सालों में नेपाल की जनता ने जो देखा उससे वो ऊब चुकी है। अस्थिर सरकारें, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बार बार सत्ता बदलने का खेल, अब लोग इससे तंग आ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अब जनता खुद अपने हाथों से एक नया फैसला लिखने को तैयार दिख रही है। अब सवाल यह है कि नेपाल आगे किस राह पर बढ़ेगा? क्या राजा ज्ञानेंद्र चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आएंगे या नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी होगी? आपका क्या मानना है? क्या नेपाल की जनता को फिर से राजशाही की ओर लौटना चाहिए या लोकतंत्र को ही बचाने का कोई और रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।